Good morning, dear student. Today's topic is transgenic animals. क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स? एनिमल दैट हैव had their DNA manipulated to processes and express an extra gene are known as transgenic animal. ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए को क्या किया जाता है, डीएनए में हेर फेर किया जाता है और इसकी वजह से उनमें क्या हो जाता है, कोई फॉरिजन जीन उनकी उनके डीएनए में आ जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोला जाता है। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, sheep, cow and fish have been produced, although over the 95% of all existing transgenic animals are mice. तो अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं उनमें से लगभग 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं वो कौन है? वो माइस हैं। वाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस? इन एनिमल का प्रोडक्शन क्यों होता है? हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन? और ऐसे मॉडिफिकेशन से, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के प्रोडक्शन से ह्यूमन को क्या बेनिफिट वो देखने को मिलता है। लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर सम द कॉमन रीजन्स। कुछ कॉमन रीजन्स जिनके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाते हैं वो क्या है? फर्स्ट है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो बनाने का मेन रीजन है वो ये है, सबसे मेन, कि हम स्टडी करें जीन्स को कि उनको रेगुलेट कैसे किया जाता है एंड हाउ दे अफेक्ट आर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। और इसकी वजह से जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हैं उनमें क्या इफेक्ट पड़ता है और उनका डेवलपमेंट कैसा होता है। एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं डिफरेंट टाइप के, उनके द्वारा ग्रोथ में क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे इंसुलिन का ग्रोथ में क्या इफेक्ट पड़ता है। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट, information is obtained about the biological role of the factor in the body। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स का हमारी बायोलॉजी में या हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ की स्टडी के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज क्या है? स्टडी ऑफ डिजीज़। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर designed to increase our understanding of how genes contribute to development of disease। जो डिज़ीज़ है उनका हमारी बॉडी के अंदर कैसे अफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ का स्टडी करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज़ सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज़ इज़ मेड पॉसिबल। बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनका हम मॉडल्स के रूप में यूज़ करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो नया ट्रीटमेंट है उस डिजीज़ के लिए वो कैसे पॉसिबल हो सके। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज़ सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रीम्यूटेड आर्थराइटिस एंड एल्जाइमर्स। इन सारे डिजीज़ के लिए क्या बनाए जा चुके हैं? ट्रांसजेनिक मॉडल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट जो यूज़ है वो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के रूप में। मेडिसिन्स रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज़ कैन contain biological product but such product are often expensive to make। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं उनका फॉर्मेशन क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन ऑफ डीएनए और जीन which code for the particular product such as human protein alpha 1 antitrypsin used to treat emphysema। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। जैसे एंटीट्रिप्सिन का यूज़ किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है? एम्फीसीमा डिफिशियंसी के
ट्रीटमेंट के लिए। एम्फीसीमा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। सिमिलर अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फेनिलकीटोन्यूरिया, जो एक डिजीज़ है, इसके लिए, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी क्या किया जाता है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर किया जाता है। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। ह्यूमन मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको इंट्रोड्यूस करके जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी उसका फॉर्मेशन हुआ था, जिसका नाम रोजी था। और इसमें जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ वो कितना हुआ, 2.4 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर के अंदर जो ह्यूमन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन लगभग 2.4 ग्राम के बराबर हुआ। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk। तो एक नेचुरल काव के मिल्क में जितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसजेनिक एनिमल्स के द्वारा हमें क्या मिलता है, ह्यूमन मिल्क या ह्यूमन प्रोटीन का फॉर्मेशन हम ट्रांसजेनिक काव के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूज है वो है वैक्सीन सेफ्टी का। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज़ इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड इन ह्यूमन। कोई भी जो वैक्सीन है उसका ह्यूमन ट्रायल से पहले उसका जो ट्रायल किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, ट्रांसजेनिक माइस के अंदर, ताकि उसका जो सेफ्टी है या फिर उसका जो इफेक्ट है उसको स्टडी करने के लिए ईजी हो सके। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया गया। इफ़ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी reliable, they could replace the use of monkey to test the safety of batches of the vaccine। तो वैक्सीन को यूज़ करने से पहले उनका क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल्स के यूज़ से पहले उनकी सेफ्टी का टेस्टिंग भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स में किया जाता है। दिस इज़ नोन एज टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग इसे बोला जाता है। द प्रोसीजर इज़ द सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। जैसे ड्रग्स की यूज़ या ड्रग्स की टॉक्सिसिटी के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, वैसे ही हम केमिकल्स की सेफ्टी के लिए भी टेस्टिंग करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड that carry genes which make them more sensitive to toxic substance than non-transgenic animals। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के द्वारा हम किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी केमिकल की जो जीन को कैरी करते हैं उनकी सेंसिटिविटी को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इनसे ज़्यादा नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल से ज़्यादा। दे आर then exposed to the toxic substance and the effect study। इनको क्या किया जाता है, इन एनिमल्स को एक्सपोज किया जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ और उन पे जो अफेक्ट पड़ता है उसका स्टडी किया जाता है। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इज सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। और इसमें हमें काफ़ी कम समय में क्या मिल जाता है, अपने टेस्ट का रिजल्ट भी मिल जाता है। Now the next topic is ethical issues. The manipulation of living organisms by the human race control on any further without regulation. Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activity that might help or harm a living organism। हम क्या करते हैं, इथिकल इश्यूज़ के अंदर हम उन सारे एक्टिविटीज़ को, उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जिनके द्वारा हेल्प हो रही है ऑर्गेनिज्म को, पॉपुलेशन को, या फिर हार्म हो रहा है उसका स्टडी हम किस में करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इथिकल इश्यूज़ के अंदर स्टडी करते हैं। गोइंग बियॉन्ड द मॉरलिटी ऑफ सच इश्यू, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव
predictable result when such organisms are introduced into the ecosystem। तो क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनका हम पहले से ही अनुमान नहीं लगा पाते हैं, और हम इनको इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म का हम स्टडी करते हैं। देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make decision regulating the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms for public services। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का फॉर्मेशन किया है, जो क्या करती है, जो GM रिसर्च की वैलिडिटी को और उसकी सेफ्टी को टेस्ट करती है। जब भी हम कोई GM ऑर्गेनिज्म को पब्लिक सर्विस के लिए क्या करते हैं, ओपन करते हैं। द मॉडिफिकेशन यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड एंड मेडिसिन सोर्स फॉर एग्जांपल हैज़ आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विथ पेशेंट जनरेटेड फॉर द सेम। तो इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। देयर आर ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन companies are being generated patents for produce and technologies that make use of the genetic material, plant and other biological regulator resources that have long been identified, developed and used by farmer and in dangerous people of the specific region country। तो पीपुल्स के अंदर क्या हुआ है, पब्लिक के अंदर एंगर हुआ है, और क्या हुए हैं, एंगर हुए हैं किस चीज़ की वजह से, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पेटेंट हैं उनके प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजीज़ की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे जेनेटिक जो मटेरियल्स हैं, प्लांट हैं या फिर जो अदर बायोलॉजिकल रिसर्च हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है। राइस इज़ एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन, the presence of which goes back thousands of years in Asia agriculture history। एशिया के एग्रीकल्चर हिस्ट्री में जो राइस है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ग्रेन है, और इसको काफ़ी समय पहले से क्या किया जा रहा है, थाउजेंड ऑफ ईयर पहले से ग्रो करवाया जा रहा है। देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। केवल इंडिया में ही राइस की 2 लाख वेराइटीज़ देखने को मिलती है। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट वैरायटी में राइस की वैरायटी इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। बासमती राइस इज़ डिस्टिंक्ट फॉर द इट्स यूनिक अमोरा एंड फ्लेवर, एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। और लगभग 27 ऐसी वैरायटी हैं बासमती की जिनको इंडिया के अंदर ग्रो कराया जाता है। देयर आर रेफरेंस टू बासमती इन एंसेंट टेक्सेस, folklore and poetry, as it has been grown for centuries। In 1997, an American company got patent right on basmati rice through the US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। क्या हुआ कि 1997 में जो अमेरिकन कंपनी थी उसने क्या किया, बासमती के पेटेंट के राइट्स अपने पास ले लिए। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द US एंड अब्रॉड। और इस वजह से कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, वो बासमती की नई सेल को US के अलावा विदेशों में भी बेच सकती थी। This new variety of basmati has actually been derived from Indian farmer varieties। और ये जो नई वैरायटीज़ थी ये पहले से ही इंडिया में क्या की जा रही थी, ग्रो करवाई जा रही थी। एंड क्लेम्ड एज अ इन्वेंशन और अ नोवेलिटी। और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिकन कंपनी में क्या करा, क्लेम करा कि ये वैरायटी पहले से ही इंडिया में ग्रो करवाई जा रही है, ये कोई नोवल वैरायटी नहीं है। द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंस
implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. और जब किसी चीज़ का पेटेंट अगर एक कंट्री के पास है तो अदर कंट्री उसके पेटेंट को नहीं बेच सकती है. Several attempts have also been made to patent uses, product and processes based on the Indian traditional herbal medicine, turmeric neem. If we are not vigilant, sorry, vigilant and we do not make immediately counter these patent applications, other countries individual may encash on our rich legacy and we may not able to do anything about it. Next topic is biopiracy. Is the term used to refer to use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper author authorization from the countries and people concerned without compulsory payment. तो बायोवायरसी के यूज़ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो कंपनीज़ हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज़ के पेटेंट को लेते हैं और उनको प्रॉपर पेमेंट के द्वारा या प्रॉपर उनके प्राइस के द्वारा क्या करते हैं, वो उनको सेल करते हैं पूरी कंट्री के अंदर. तब मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी रिच है लेकिन वो पुअर हैं बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज की. इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द underdeveloping world in rich or in biodiversity and traditional knowledge related to the bioresources. Traditional knowledge related to the bioresources can be exploited to develop modern application and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization. तो ऐसी कंट्रीज जिनमें क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज ज़्यादा है, वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कम टाइम पीरियड में और कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. देयर हैज़ बीन ग्रोइंग realization of injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries. तो ऐसे बायोवायरसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनजस्टिस कर सकते हैं कि जितना भी जो कंपनसेशन है, बेनिफिट है, वो शेयर हो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में. देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलप्ड लॉ टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइजन ऑफ देयर बायोरिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. तो इसलिए क्या किया है, अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर फॉर्म होता है तो उसका क्या ना हो सके, एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, उनके बायो रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को कोई और कंट्री क्या ना कर सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके. द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट बिल्स दैट टेक सच इशू into consideration, including patent term, emergency provisions and research and developing initiatives. तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, इंडियन पार्लियामेंट बिल के द्वारा ऐसे इश्यूज़ को जिसमें क्या ना किया जा सके, जिसमें पेटेंट और इमरजेंसी प्रोविजंस और रिसर्च के फील्ड के अंदर या फिर जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव से हैं उसमें क्या ना हो सके, उसमें धांधली ना हो सके, वो सब के लिए सब लोगों के लिए प्रॉपरली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो सब तक पहुंच पाए. इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन पार्लियामेंट के अंदर सेकंड अमेंडमेंट किया हुआ है. तो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है. थैंक यू.